दोस्तों, वेलकम टू किस्सा है मॉडर्न, जहां हम नई नई मॉडर्न डे किस्से कहानियां जानेंगे। आज का किस्सा है कॉकरोच। पहले तो वो लोग इन पे हंसते हैं, फिर उन्होंने इनको बैन कर दिया। उन्हें लगा उन्होंने इसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उन्हें लगा कॉकरोच जनता पार्टी का किस्सा खत्म। लेकिन कॉकरोचों की एक खासियत होती है, वो न्यूक्लियर ब्लास्ट से भी बच निकलते हैं और एक सोशल मीडिया बैन तो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और अब वह फिर से एक नया हैंडल से वापस आ चुके हैं। कॉकरोच जनता पार्टी एक ऐसा नाम जो सुनने में सटायर लगता है, लेकिन रिप्रेजेंट्स समथिंग मच बिगर। एक ऐसी जनरेशन जो करप्शन से थक चुकी है, फेक प्रॉमिसेस से थक चुकी है, रिलीजन, कास्ट और जेंडर पॉलिटिक्स से थक चुकी है, जिसे सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए यूज किया जाता है। और इस बार जेनजी सिर्फ ऑनलाइन चेंज नहीं मांग रही है, उन्हें ग्राउंड पर चेंज चाहिए। इंडिया का यूथ आज अलग है। वह पहले की जनरेशन से ज्यादा कनेक्टेड है, ज्यादा एजुकेटेड है, ग्लोबल इकोनॉमिक्स के बारे में ज्यादा अवेयर है और ज्यादा इम्पेशेंट है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि आपका सरनेम क्या है, उन्हें फर्क पड़ता है कि रोड्स काम कर रहे हैं या नहीं, जॉब्स हैं या नहीं, सिस्टम मेरिट को रिवॉर्ड करता है या नहीं। लेकिन फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। हर इलेक्शन एक ही स्क्रिप्ट जैसा लगता है, रिलीजन, कास्ट, डर, डिवीजन। मीनवाइल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। सिटीज पुअर प्लानिंग की वजह से कोलैप्स हो रही हैं। यंग लोग बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए देश छोड़कर जा रहे हैं और सोशल मीडिया ही एक अकेली ऐसी जगह बची है जहां यह गुस्सा खुलकर सामने आ सका। वहीं से कॉकरोच जनता पार्टी जैसे मूवमेंट एक्सप्लोड हुए। ये नाम क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल एलीट के लिए इंडिया के यूथ को पेस्ट, कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट किया जाता है। इलेक्शन सीजन्स तक हमें इग्नोर किया जाता है और फिर कुचल दिया जाता है। लेकिन हम इंडिया की हिस्ट्री की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा एजुकेटेड जनरेशन हैं और हम ऑफिशियली साइडलाइन पर बैठने के मूड में नहीं हैं। यह नाम अपने आप में एक सिंबल है, एक ऐसी आवाज गायब होने से इनकार करती है। और ऑनेस्टली इंडिया में जेनजी पॉलिटिक्स बिल्कुल ऐसी ही बनती जा रही है। डिसेंट्रलाइज्ड, मीम ड्रिवन, अनफिल्टर्ड, जिसे कंट्रोल करना मुश्किल है। चलो एक सेकंड के लिए लेट्स बी रियल। अभी का पॉलिटिकल लैंडस्केप देखो। ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? कास्ट इक्वेशंस, रिलीजियस डिवाइड्स और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। ये वही पुरानी सड़ी गली प्लेबुक है जो 30 साल पहले चलती थी। लेकिन हमें देखो, इंडिया की जेनजी प्रैग्मेटिक है। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कौन से मंदिर या मस्जिद जाता है या उनके बर्थ सर्टिफिकेट पर कौन सी कास्ट लिखी है। हम केयर करते हैं एक ऐसी क्वालिटी एजुकेशन की जो हमें सच में ग्लोबल मार्केट के लिए प्रिपेयर करे, रियल जॉब्स और इकोनॉमिक ग्रोथ की, ना कि सिर्फ गिग इकोनॉमी में सरवाइव करने की। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की जो पहली मॉनसून की बारिश में ही न बह जाए। हम टेक सेवी हैं, ग्लोबली कनेक्टेड हैं और पास्ट के बायस से बहुत आगे निकल चुके हैं। फिर भी हमारे फ्यूचर के लिए जो पॉलिसीज बन रही हैं, उन्हें ऐसे लोग लिख रहे हैं जिनको अपने पीडीएफ खोलने के लिए भी इंटर्न्स की जरूरत पड़ती है। यह फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल रियल है और कॉकरोच जनता पार्टी इसी गुस्से का एक डिजिटल मेगाफोन है।
सोशल मीडिया आउटरीच देखने में बहुत अच्छा लगता है। ट्वीट करना, रील्स बनाना और हैशटैग ट्रेंड करवाना एक अलग ही डोपामिन रश देता है। लेकिन हैशटैग्स से स्कूल नहीं बनते, ट्रेंड्स से लॉ चेंज नहीं होते। यह जनरेशन कोई मिरेकल नहीं मांग रही है। ये लोग चाहते हैं बेटर एजुकेशन, मेरिट बेस्ड अपॉर्चुनिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीनर गवर्नेंस, इकोनॉमिक ग्रोथ, इनोवेशन। ये लोग ऐसी पॉलिटिक्स चाहते हैं जो बात करे एआई, क्लाइमेट रेजिलेंस, मैन्युफैक्चरिंग, जॉब्स, स्टार्टअप्स, मेंटल हेल्थ, अर्बन प्लानिंग की। क्योंकि नए जनरेशन के लोग साथ में पढ़ते हैं, साथ में काम करते हैं, साथ में कंपनीज खड़ी करते हैं। इंटरनेट ने इनको एक ऐसी दुनिया से मिलवाया है जो पुराने डिवीजन से बहुत परे है। और एक बार जब कोई जनरेशन पॉसिबिलिटीज को देख लेती है तो फिर उनके ऊपर ऐसी पुरानी आउटडेटेड नैरेटिव्स को थोपना हमेशा के लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। शायद कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक मीम है, शायद यह कल गायब हो जाए, लेकिन इसके पीछे का जो फ्रस्ट्रेशन है वो बिल्कुल रियल है। और जब मिलियंस ऑफ यंग लोग एक ही वक्त पर सिस्टम से सवाल करना शुरू कर देते हैं तो पॉलिटिक्स बदल जाती है। असली सवाल ये नहीं है कि कोई एक हैंडल बंद होता है या नहीं, असली सवाल तो ये है क्या इंडिया का यूथ इस गुस्से को एक्शन में बदल सकता है। क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो इंडिया का अगला पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन रिलीजन, कास्ट या डर पर नहीं बनेगा, वह बनेगा डेवलपमेंट पर। और यह चीज कुड चेंज एवरीथिंग। अगर हमें सच में चेंज चाहिए तो हमें हिस्ट्री से सीखना होगा और इसके लिए हमें ज़्यादा दूर देखने की ज़रूरत नहीं है। श्रीलंका में जो हुआ उसे देखो, बांग्लादेश में क्या हुआ उसे देखो। वहाँ के यूथ को बिल्कुल किनारे पर ढकेल दिया गया था। वो खड़े हुए, उन्होंने करप्ट सिस्टम को उखाड़ फेंका और सड़कों पर कब्जा कर लिया। इट वॉज हिस्टोरिक। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? क्योंकि यूथ के पास ग्राउंड लेवल गवर्नेंस के लिए कोई ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड प्लान नहीं था, उस खाली जगह को तुरंत उन्हीं ओल्ड गार्ड पॉलिटिशियंस ने दोबारा भर दिया। सिस्टम ने खुद को रीसेट कर दिया और वह जेंजी जिन्होंने इस मूवमेंट के लिए अपना खून बहाया था वह पूरी नैरेटिव से ही गायब हो गए। हम इंडिया में ऐसा होने नहीं दे सकते। कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक एक्स हैंडल बनकर नहीं रह सकती। यह सिर्फ ऑनलाइन सेफ स्पेस नहीं हो सकती जहां हम अपना गुस्सा निकालें। डिजिटल आउटरीच से निकलकर ग्राउंड रियलिटी पर आना होगा एसएपी। अगर हम इस देश की पुरानी सड़ी गली पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को बदलना चाहते हैं तो हमें उनका ऑल्टरनेटिव खुद खड़ा करना होगा। स्टॉप डिस्ट्रैक्टिंग, स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग। हमें लोकल स्टूडेंट हब्स, यूथ थिंक टैंक्स, ऐसे कम्युनिटी लीडर्स की जरूरत है जो पॉलिसी, इकोनॉमिक्स और डेवलपमेंट को समझें, ना कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को। फोकस ऑन लोकल गवर्नेंस। रियल चेंज पंचायत और म्यूनिसिपल लेवल से शुरू होता है। हमें अपने लोकल बजट्स, स्कूल और हॉस्पिटल्स के लिए अकाउंटेबिलिटी डिमांड करनी होगी। क्रिएट अ न्यू ब्लूप्रिंट। हमें अपने बीच से ही ऐसे लीडर्स को बैक करना होगा जो एआई, सस्टेनेबिलिटी, हेल्थ केयर और जॉब क्रिएशन की बात करें। हम एजुकेटेड हैं, हम प्रैग्मेटिक हैं और हम ही इस नेशन का फ्यूचर हैं। वो हमें कुचलना चाहते थे लेकिन वो भूल गए आप एक रिसर्जेंस को नहीं रोक सकते। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप स्क्रीन से बाहर निकलो। चलो इस एनर्जी को स्क्रीन से निकलकर सड़कों पर, कॉलेजेस में और खुद ही सिस्टम के अंदर लेकर चलते हैं। 1989 में पूरी दुनिया ने स्टूडेंट्स को बीजिंग के तियाननमेन स्क्वायर में इकट्ठा होते देखा था। वो लोग रिफॉर्म चाहते थे, फ्रीडम चाहते थे, एक अलग फ्यूचर चाहते थे।
लेकिन उस मूवमेंट को बेरहमी से क्रश कर दिया गया। ज्यादातर लोग इस कहानी को यही खत्म कर देते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है उसके बाद क्या हुआ। जो देश कभी प्रोटेस्ट से भरा हुआ था वह कैसे दुनिया की सबसे डिसिप्लिन्ड इकोनॉमिक पावर्स में से एक बन गया। और आज चाइना की जेन जी रिवॉल्यूशन से ज्यादा ग्रोथ पर फोकस क्यों कर रही है। मॉडर्न चाइना को समझने के लिए आपको उस माइंडसेट को समझना होगा जिसने इसे शेप किया है। डेकेड्स तक चाइना ने इंस्टेबिलिटी, पॉवर्टी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फेमिन और इंटरनल पॉलिटिकल टर्मोइल को झेला है। 1980s के बाद जो लीडरशिप सामने आई वो बस एक ही चीज से ऑब्सेस्ड थी, स्टेबिलिटी। क्योंकि उनके पर्सपेक्टिव से केओस देशों को बर्बाद कर देते हैं, इसीलिए तियाननमेन के बाद चाइना ने पॉलिटिकल कंट्रोल को बहुत अग्रेसिवली टाइट कर दिया। स्पीच को मॉनिटर किया गया, डिसेंट को रेस्ट्रिक्ट किया गया, स्टेट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया। वेस्ट को लगा कि यह सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, लेकिन इसकी जगह कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। चाइना ने अपना पूरा फोकस इकोनॉमिक एक्सपेंशन पर डाल दिया। एक अनस्पोकन सोशल कॉन्ट्रैक्ट धीरे धीरे सामने आया। गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट कंट्रोल बनाए रखेगी, लेकिन बदले में लोगों को मिलेगा जॉब्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी, एजुकेशन, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, और मिलियंस ऑफ फैमिलीज के लिए लाइफ ड्रामेटिकली इंप्रूव हो गई। पूरा का पूरा शहर एक खेती की जमीन से खड़ा कर दिया गया। चाइना ने बनाया बुलेट ट्रेन्स, मेगा फैक्ट्रीज, आईटी इंडस्ट्रीज, एआई इंडस्ट्रीज, ग्लोबल सप्लाई चेन्स और ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिडिल क्लास में से एक। आज के बहुत से यंग चाइनीज सिटीजन्स के लिए फोकस प्रैक्टिकल हो गया, करियर ग्रोथ, कंपटीशन, टेक्नोलॉजी, नेशनल प्रोग्रेस, ना कि स्ट्रीट रिवॉल्यूशन। चाइनीज जेनजी एक ऐसी चाइना में बड़ी हुई है जो उनके पेरेंट्स के टाइम से बिल्कुल अलग है। उन्होंने बड़े होते वक्त देखा मॉडर्न सिटीज, फास्ट इंटरनेट, इकोनॉमिक ग्रोथ, ग्लोबल इन्फ्लुएंस। उन्होंने चाइना को राइज होते हुए देखा है, इसीलिए उनकी प्रायोरिटीज अलग है। बहुत से लोग मानते हैं कि पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन से ज़्यादा नेशनल स्ट्रेंथ मैटर करती है। वो देख रहे हैं कि चाइना बन रहा है अ मैन्युफैक्चरिंग जायंट, अ टेक्नोलॉजी कॉम्पिटिटर, अ ग्लोबल इकोनॉमिक फोर्स। और जहां एक तरफ स्ट्रिक्ट गवर्नेंस का क्रिटिसिज्म होता है, वहीं बहुत से यंग लोग अपनी लाइफ्स को पुरानी जनरेशन से कंपेयर करते हैं और प्रोग्रेस देख पाते हैं। यह चीज लोगों की प्रोटेस्ट के बारे में सोच को बदल देती है, क्योंकि जब एक सिस्टम अपॉर्चुनिटी डेवलप करता है तो बहुत से सिटीजन्स रेजिस्टेंस के बजाय एडवांसमेंट पर फोकस करने लगते हैं। यह इन्फ्लुएंस एक रात में खड़ा नहीं हुआ, यह आया डेकेड्स के लॉन्ग टर्म प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन और रिलेंटलेस एग्जीक्यूशन से। जहां बहुत सारे नेशंस पॉलिटिकल डिवीजन में ही फंसे रह गए, वहीं चाइना ने स्केल पर फोकस किया। क्या सिर्फ डेवलपमेंट लोगों को परमानेंटली सैटिस्फाई कर सकता है? किसी भी कंट्री ने अभी तक इस सवाल का पूरा जवाब नहीं दिया है, लेकिन एक चीज तो सर्टेन है, 21st सेंचुरी को वही नेशंस शेप करेंगे जो अपने यूथ को दूसरों के मुकाबले ज़्यादा तेजी से डेवलप कर सकें, क्योंकि फ्यूचर उन देशों का है जो बिल्ड करते हैं स्किल्स, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और विजन, ना कि सिर्फ पॉलिटिकल स्लोगन। तियाननमेन प्रोटेस्ट का एक सिंबल बन गया, लेकिन मॉडर्न चाइना ट्रांसफॉर्मेशन का सिंबल बन गया। फ्रीडम, स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट के बीच की यह डिबेट अभी भी चल रही है और बाकी की दुनिया इसे बहुत ध्यान से देख रही है, क्योंकि इसका आउटकम खुद फ्यूचर ग्लोबल ऑर्डर को डिफाइन कर सकता है।
आपको क्या लगता है, एक नेशन के फ्यूचर के लिए क्या ज़्यादा मैटर करता है, पॉलिटिकल फ्रीडम, इकोनॉमिक ग्रोथ या दोनों को बैलेंस करना? कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले किस्से के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।